वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 94 है। इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, जो हमारी सीरीज इसमें चल रही थी उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक हो गया था। इससे पहले जो 92 नंबर का टेस्ट आया था वो पॉलिटी का था, 93 नंबर का टेस्ट जीएस का था, ठीक है, जिसमें मिक्स प्रश्न थे। तो 92 नंबर का टेस्ट में हमने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के प्रश्नों को कवर किया था। उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो गई थी कि वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं, वो गलत है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है भारत में, ठीक है। वर्ष 2019 में जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट अलग अलग हो गए। तो 2013 से पहले 21 थे, 21 के बाद 3 नए बने, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में 24 हो गए और एक हो गया तेलंगाना का, 25 हो गए। तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। अब आ जाइए अगले टेस्ट पर। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे निर्वाचन आयोग एवं वित्त आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है, और ये दोनों की दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक निकाय हैं। तो इस टॉपिक से जो पहला प्रश्न बनता है वो है ये: न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा, इसका निर्णय कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल। न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा, इसका निर्णय करेगी संसद। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद द्वारा उपबंध किया गया है कि न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित करते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई है, वह सजा के दौरान तथा अगले 6 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में मतदान का अधिकार है, कैसा है? यानी राइट टू वोट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और साथ में वैधानिक अधिकार भी है, ठीक है। तो सी है इसका आंसर। देखिए, मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार और साथ साथ वैधानिक अधिकार दोनों हैं। मतदान के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में किया गया है। अच्छा, भारत में निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? भारत में निर्वाचित होने का अधिकार वैधानिक अधिकार है, ठीक है। स्टैट्यूटरी राइट्स है, बी है इसका आंसर, ठीक है। इसमें यह आंसर नहीं होगा। तो निर्वाचित होने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जिसकी चर्चा संसद द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, इसका अध्यक्ष चयनित किया जाता है, इसका अध्यक्ष चयनित किया जाता है, इसका अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है। देखिए, लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं 550, वो अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन तो इसका होता नहीं है, निर्वाचन तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का होता है। मनोनीत की बात तो आ रही है यहाँ पर, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की, ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की, वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ चयनित हो जाएगा इसका आंसर डी। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंध है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन केंद्र की समेकित या संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त मंत्री, नीति आयोग, वित्त आयोग या संसद? ये करता है वित्त आयोग, सी है इसका आंसर, यानी फाइनेंस कमीशन। संविधान के अनुच्छेद 280(3) में वित्त आयोग के कर्तव्यों के संबंध में उपबंध है। इसके तहत केंद्रीय वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। नंबर 6 पर आ जाइए। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के संबंध में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से
2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, या करेंगे राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 4, 3, 2। वित्त आयोग में होते हैं 5 सदस्य। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो वित्त आयोग कुल 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें 1 होगा अध्यक्ष और 4 होंगे सदस्य। इसका गठन कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में कौन रखवाता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, सी है इसका आंसर। वित्त मंत्री लाकर गलत मत कर दीजिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 281 में प्रावधान है कि वित्त आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से किसके पास वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता एवं चयन विधि निर्धारित करने की शक्ति है? वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता एवं चयन विधि निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर डी, अपनी पार्लियामेंट, संसद के पास। संसद को वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता एवं चयन विधि निर्धारित करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा चुनावों में डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है यदि कोई प्रत्याशी इस तरह की मांग करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, चुनाव क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी या भारत का राष्ट्रपति? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुनाव क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी। देखिए, चुनाव क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी को इस बात का अधिकार होता है कि वह मतों की पुनर्गणना करा सके। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। उपरोक्त में से कौन से वित्त आयोग के कार्य या कर्तव्य हैं इन 4 में से? करों के शुद्ध आगमन का संघ एवं राज्यों के बीच विभाजन, भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देना, सरकार को बाध्यकारी सलाह देना, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। देखिए, वित्त आयोग जो सलाह देता है ना, वो सलाह उसकी सलाहकारी प्रकृति की होती है। सरकार को जो सलाह देता है, बाध्यकारी नहीं होती। गलत है तीसरा स्टेटमेंट। और चौथा भी गलत है। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति वित्त आयोग नहीं देता, वो तो संसद का काम है। बाकी भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देना, ये इसका काम है, कर्तव्य है। करों के शुद्ध आगमन का संघ एवं राज्यों के बीच विभाजन कैसे हो, ये इसका काम है। तो 1 और 2 इसका आंसर सही है। बाध्यकारी की वजह से तीसरा स्टेटमेंट से भी आंसर 50% तो कट ही जाता, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा भी गलत है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 283 में वित्त आयोग के कर्तव्य या कार्य के बारे में प्रावधान किया गया है। पहला इसका काम है करों के शुद्ध आगमन का संघ एवं राज्यों के बीच विभाजन तथा राज्यों के भागों में बंटवारा कैसे हो। भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देने के संबंध में राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय के संबंध में। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होती। इसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का काम है, न कि वित्त आयोग का, तो गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार स्थापित किया गया है? परिसीमन आयोग यानी डेलिमिटेशन कमीशन। 3, 4, 5, 0। देखिए, अब तक 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। बी है इसका आंसर। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग की स्थापना 1952 में, 1962 में, 1972 में, 2002 के अधिनियमों के अंतर्गत क्रमशः 1952 में हुई, 1963 में हुई, 1973 में हुई, 2002 में। ठीक है, ये अधिनियम है। ठीक है, अधिनियम की डेट बोल दी मैंने। 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में 4 बार की गई। और यह चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है, डेलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग। अब अगला प्रश्न परिसीमन आयोग के ऊपर ही है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिसीमन आयोग के आदेश संशोधन योग्य होते हैं। इस आयोग के आदेशों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के अधीन एक संस्था है। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है।
देखिए, पहली बात तो जो परिसीमन आयोग के आदेश होते हैं वो संशोधन योग्य तो नहीं होते वो, ठीक है? ना लोकसभा में, ना राज्य के विधानमंडल में, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। और इस आयोग के आदेशों को भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि अंतिम निर्णय होता है। परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के अधीन एक संस्था नहीं है, ये तो स्वतंत्र निकाय है। तो सारे के सारे गलत हैं, इसलिए डी होगा इसका आंसर। देखिए, उपरोक्त तीनों कथन असत्य हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा में रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे हाई कोर्ट हो स्टेट के, या सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी कोर्ट हो। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करती है, न कि उसके अधीन। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। कितनी बार? 4 बार अभी तक स्थापना इसकी हो चुकी है, ऊपर था एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में कौन सी निर्वाचन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। उपरोक्त तीनों प्रणाली भारत में कार्यरत हैं। देखिए, भारत में मतदान होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष मतदान होता है राज्य की विधानसभाओं का, लोकसभा का, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतदान या गुप्त मतदान होता है राज्य की विधान परिषद का, केंद्र में राज्यसभा का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। तो प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन प्रणाली तो है। और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह हो गई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्य की विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव। कोई सूची प्रणाली नाम की कोई प्रणाली नहीं है, गलत है सी वाला स्टेटमेंट। सारी प्रणाली नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यही प्रणाली नहीं है, ठीक है। ये है, ये है, ये नहीं है। देखिए, भारत की निर्वाचन प्रणाली में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीके अपनाए गए हैं। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तथा केंद्र में राज्यसभा, स्टेट में राज्य की विधान परिषद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा, यानी गुप्त मतदान। और भारत के चुनाव में सूची प्रणाली को नहीं अपनाया गया है, सी वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? संविधान में उपबंध है कि भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 4 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य सदस्यों से जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे से मिलकर बनेगा, या एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने संसद विधि द्वारा समय समय पर नियुक्त करे से मिलकर बनेगा। बताइए कौन सा सही है इसमें? देखिए, पहला गलत है, डी गलत है, संसद वाला जिसमें है वो भी गलत है, सी वाला सही है। एक निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 324(2) में प्रावधान है कि भारत का निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे से मिलकर बनेगा। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 कथन है यहाँ पर, और ये कथन है उपरोक्त में से कौन से भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उसे या उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना और योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि एवं चुनाव परिणामों की घोषणा करना, राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता लागू करना। इनमें से कौन सा काम है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है? ये सारे चारों के चारों कार्य निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, या चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। तो भारत के चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग या इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो काम है
राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना, सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। सबसे पहले चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है केंद्र में, राज्यों में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात निर्वाचन आयोग के द्वारा नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा की जाती है। राजनीतिक दलों एवं उनके उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना और उसे लागू करना निर्वाचन आयोग का ही काम है। चुनाव स्थगित करना, रद्द करना, दोबारा चुनाव कराना, दोबारा मतगणना कराना, ये भी चुनाव आयोग का काम है। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टियों का दर्जा देना भी निर्वाचन आयोग का काम है। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराया जाए या नहीं, ये सलाह भी कौन देता? निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 17 पर अजय 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है, ये कौन सा इसमें सही होगा? चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों एवं विवादों का निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति की सलाह से करता है। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति की सलाह से करता है। कौन सा इसमें सही है? देखिए, कोई संसद सदस्य योग्य है अयोग्य, इसका निर्णय करता है राष्ट्रपति और उसमें सलाह लेता है निर्वाचन आयोग की। तो उल्टा लिखा है, इसकी वजह से गलत हो गया स्टेटमेंट। बाकी चुनाव से जो उत्पन्न विवाद होते हैं उनका निर्णय करता है न्यायालय, ना कि निर्वाचन आयोग। यहाँ गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा इनको। तो दोनों के दोनों कथन गलत हैं। चुनाव से उत्पन्न सभी विवादों का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में कोई विवाद है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, किंतु राष्ट्रपति ऐसा निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, उसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। और किंतु राज्यपाल ऐसा निर्णय जो है भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात करता है, ना कि राज्य के निर्वाचन आयोग से। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी दल बदल से संबंधित संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अगर विवाद है, उसका निर्णय उसका लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा। और राज्य के विधानमंडल में है तो अध्यक्ष करेगा, विधान परिषद है तो सभापति करेगा। इसमें राष्ट्रपति नहीं करता। दल बदल का अगर मामला आ जाए, इस चीज़ को याद रखिए। ये हमने जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन कराना, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों के निर्वाचन करवाना, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष का कोई निर्वाचन थोड़ी होता है, वो तो खुद सदस्यों में से ही चुन लेते हैं। एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं, एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं। ऐसी राज्यसभा के उपसभापति को चुन लिया जाता है। सभापति का तो चुनाव होता है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये निर्वाचन आयोग का काम थोड़ी है, ठीक है। लोकसभा के चुनाव करवाना उसका काम है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव थोड़ी। अध्यक्ष तो वो खुद आपस में ही चुन लेंगे। बाकी पंचायतों, नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों के लिए निर्वाचन ये राज्य के निर्वाचन आयोग का काम है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग को पूछ रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन यह है। संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों के सभी चुनाव ये भी है। तो तीसरा चौथा इसमें होगा केवल। किसमें तीसरा चौथा? ए में, सी में? सी है इसका आंसर। तो पहला दूसरा गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा उपसभापति का चयन संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बाकी पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों का चुनाव वो राज्य का निर्वाचन आयोग। बाकी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद एवं राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, सभी निर्वाचनों के संचालनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत में निर्वाचन की सिफारिश करना किसका काम है? भारत में निर्वाचन की सिफारिश करना किसका काम है, बताइए। राष्ट्रपति का, संसद का, इनमें से कोई नहीं, निर्वाचन आयोग का। भारत में निर्वाचन की सिफारिश करना काम है निर्वाचन आयोग का, बी है इसका आंसर। तो भारत में निर्वाचन की सिफारिश करना निर्वाचन आयोग का काम है। अच्छा, एक प्रश्न ये है, भारत में निर्वाचन की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है?
निर्वाचन की सिफारिश कर रहा था निर्वाचन आयोग और अधिसूचना जारी करता है केंद्र में करेगा राष्ट्रपति और राज्यों में करेगा राज्य का राज्यपाल। तो दोनों जिसमें है वो आंसर होगा, यानी डी है इसका आंसर। देखिए, भारत में निर्वाचन की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। इसके पश्चात निर्वाचन आयोग निर्वाचन की तिथि और समय सारणी का निर्धारण करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए राज्यपाल निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्या ये बात सत्य है? संविधान में उपबंध है कि भारत का निर्वाचन आयुक्त सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार की किसी अन्य सेवा में नियुक्त नहीं हो सकेगा। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, और डी स्टेटमेंट चाह रहा है कि इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं। ऐसा नहीं है, गलत है इसमें एक। देखिए, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं किया गया, ये बात ठीक है। संविधान में भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ये भी ठीक है। संविधान में उपबंध है कि भारत का निर्वाचन आयुक्त सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार की किसी अन्य सेवा में नियुक्त नहीं हो सकेगा, ये गलत है। हो सकेगा वो, ऐसा कोई वो नहीं है उपबंध, तो बी सही नहीं है। देखिए, संविधान में भारत के निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार की किसी अन्य नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए है कि 65 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त होंगे तो कहीं पर भी काम नहीं करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहीं पर भी काम नहीं करेगा रिटायरमेंट के बाद। भारत में संविधान में भारत के निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहला और सी हो गए सही। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघीय मंत्रिमंडल की सहमति पर, राष्ट्रपति के द्वारा। एक समिति गठित करके जिसके सदस्य होंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के विधि मंत्री और उपराष्ट्रपति। संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। बिल्कुल यही करेक्ट डी है इसका आंसर। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त वैसे ही हटेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 324(5) में प्रावधान है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, अर्थात साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके राष्ट्रपति उस पर अपनी अंतिम मोहर लगा दे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। भारत का के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसमें पता नहीं चल रहा क्या बताना है, लेकिन पढ़कर ही आंसर दिया जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है। की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है। की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना, इसमें तो नो डाउट है, पहला ही वाला करेक्ट होना चाहिए। इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र थोड़ी है, ये तो विशेष बहुमत से हटेगा संसद के द्वारा, संसद द्वारा नहीं की जाती। प्रधानमंत्री को तो हटा दीजिए, ये है इसका आंसर। देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण नहीं करता, तो ये सही है। बाकी संविधान में उपबंध है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों को उसके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। 25 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है? देखिए, 4 हैं, इनमें से केवल एक ही सही है, 3 गलत होंगे। तो गलत गलत वालों को अलग निकाल लेते हैं, पहले एक फ्रेम में डाल लेते हैं इनको सबको। पहला स्टेटमेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान होती हैं, किंतु उन्हें मिलने वाले वेतन भत्ते अलग अलग होते हैं। बताइए, यही खंडन करेंगे इसका आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ने से पहले। क्या सत्य है ये गलत है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां भी समान होती हैं, उनको मिलने वाले वेतन भत्ते भी समान होते हैं, उनको वेतन मिलता है सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। गलत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त, दोनों का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के जजों के समान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ये ठीक है। ठीक है, तो डी वाला भी गलत होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए। अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए तक होता है। ये भी गलत है। चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए वो होता है। तो बी वाला इसमें सही होगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को की जो शक्तियां हैं और जो वेतन भत्ते हैं वो समान होते हैं। उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान वेतन मिलता है। संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी। इसकी पदावधि राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित है, या इसकी पदावधि राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करता है। इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए होने तक होता है। निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि एक समान है। अब अंतिम प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अंतिम प्रश्न है डेलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यानी बाउंड्री कमीशन। भारत की संसद द्वारा परिसीमन आयोग लागू किया जाता है। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का सदस्य होता है। देखिए, परिसीमन आयोग की जो अध्यक्षता करता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, न कि उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। मतलब कार्यरत नहीं होना चाहिए वो। तो गलत हो गया सी वाला स्टेटमेंट, बाकी तीनों करेक्ट हो गए। तो परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग को सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद यानी पार्लियामेंट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन आयोग लागू किया जाता है। परिसीमन आयोग के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है, और यह जो संस्था या निकाय इसको कह लो निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन उसके अधीन नहीं है, यह स्वतंत्र निकाय है। परिसीमन आयोग की संरचना की बात करें तो परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज होना चाहिए वो। इसके अतिरिक्त इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त। तो ये 25 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी। टॉपिक का नाम है निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी को। एक लाइक जरूर कीजिए। टेस्ट को हर दिन प्रैक्टिस करते रहेगा। धन्यवाद। ये सारे के सारे प्रश्न किसी भी स्टेट के पीसीएस में जिसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न तो सभी में ही पूछे जाते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और इनका लेवल तो यूपीएससी सिविल सेवा वाला है। तो छोटे एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएंगे। धन्यवाद।